Hello student, today we are going to start chapter number 8, Cell Structure and Function of class 8th. Cell, Structure and Function Unit of all living organism. जितने भी living organism होती हैं उनका जो structure और function unit होता है उसे cell कहते हैं. Cell is the smallest living unit of life. Life का सबसे smallest living unit जो है वो cell है. All living beings are made up of cells. जितने भी living beings हैं वो सभी सेल से ही मिलकर बने होते हैं. साइज ऑफ सेल्स आल्सो डिफर. सेल का साइज जो है वो डिफर होते हैं. द शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म. सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है. यहाँ तक कि एक ही ऑर्गेनिज्म में भी जो शेप है सेल का वो डिफर हो सकता है. ऑल लिविंग cells show certain basic characteristics like respiration, growth, metabolism, etc. जितने भी living cells होते हैं वो कुछ एक basic characteristics show करते हैं जैसे कि respiration, growth and metabolism. Cells originate from a pre-existing cell. जितने भी cells होते हैं pre-existing cell से ही originate करते हैं यानी कि cells पहले से जो exist होते हैं उनमें से ही daughter cells originate करते हैं by the mean of the reproduction. As bricks are the structural unit of building. किसी बिल्डिंग की अगर जो स्ट्रक्चरल यूनिट को देखें तो वो ईंटें होती हैं. अब आप इस ब्रिक वॉल का देखिए, इसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं जिसकी वजह से ये वॉल बनती है. लेकिन इस वॉल को बनाने के लिए जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो एक सिंगल ब्रिक ही है. सेम एज सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. उसी तरह जो सेल्स होते हैं वो किसी भी लिविंग बीइंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं. लुक एट दिस फिगर. इन दिस फिगर हियर इज द सिंगल सेल. यहाँ पे आपको एक सिंगल सेल दिखाई दे रहा है. जब ये सेल्स जो हैं इकट्ठा होते हैं दैट मीन्स दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू. तो उसे हम टिश्यू कहते हैं. जब ये टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे इस फिगर में देखो, एक सिंगल सेल था, उसके बाद वो ग्रुप ऑफ सेल्स में बने तो उन्होंने टिश्यू बनाया. टिश्यू से एक ऑर्गन बन रहा है, यहाँ पे स्टोमक बन रहा है. जो स्टोमक होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है. अब डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, जो हमारा ये ऑर्गन सिस्टम है, इसमें स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है. तो ये सारे जितने भी पार्ट हैं इकट्ठा होकर एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम जो है हमारी बॉडी का ही एक पार्ट होता है. तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है सिंगल सेल से ही बनी होती है. पर्टिकुलर पैटर्न में जब सेल्स अरेंज्ड होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन अरेंज होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है. डैट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो एक सेल ही है. नाउ स्टूडेंट, अब हमें पता चल गया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है वो सेल होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी जो हुई थी सेल की वो दी थी रॉबर्ट हुक इन 1665 में. डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज फर्स्ट मेड बाय द रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी. वाइल एग्जामिन ए सेक्शन ऑफ अ कॉर्क ट्री अंडर द माइक्रोस्कोप. जब वो कॉर्क ट्री के बार्क को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने सेल्स को देखा था. ही ऑब्जर्व स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम सेल्स. उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बॉक्स देखे और उन स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने सेलुली दी जिनको बाद में हम सेल्स के नेम से जानते हैं. बट हुक ऑब्जर्व डेड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप एज द कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. लेकिन रॉबर्ट हुक ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर डेड सेल्स को देखा था क्योंकि कॉर्क जो है वो डेड सेल से बना होता है. आफ्टर द डिस्कवरी मेड बाय द हुक वेरी लिटिल केम टू नो अबाउट द सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. रॉबर्ट हुक की इस डिस्कवरी के बाद भी बहुत कम लोग जो थे सेल्स के बारे में जान पाए. दिस इज बिकॉज द बेटर माइक्रोस्कोप वर नीडेड टू स्टडी सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका कारण यह था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं थे. रॉबर्ट हुक ने जो स्लाइड्स अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर देखी थी उसमें उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स और बॉक्स देखे. उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह लग रहा था. मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह से
कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते, उसी तरह के कंपार्टमेंट्स उन्होंने कॉर्क की स्लाइड में भी देखे थे। रॉबर्ट हुक ने वहां पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल। आपने ये याद रखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 में। स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक टर्म आती है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप, you might know that most of the cells are too small to be visible to the naked eye, so these cells needed to be magnified. हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, तो उन सेल्स को मैग्नीफाई करना पड़ता है। हाउ आर दीज सेल्स मैग्नीफाइड? अब इन सेल्स को हम मैग्नीफाइड कैसे करते हैं? दीज सेल्स आर मैग्नीफाइड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोप। अब इन सेल्स को हम मैग्नीफाइड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप। What is a microscope? A microscope is an instrument used to see the objects that are not visible to the naked eye. It magnifies the object several hundred times and makes it clearly visible. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को कई गुना मैग्नीफाई कर देता है जो कि हमारे लिए विजिबल हो जाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप आर एस द आईपीस, सेकंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मैकेनिकल स्टेज एंड मिरर। फर्स्ट इज द eyepiece. It is a lens through which we see and it is located at the top. It is usually 10x and 15x. जो eyepiece होता है वो बिल्कुल टॉप पे लोकेटेड होता है जिससे हम देखते हैं, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है या तो वो 10x होती है या 15x होती है। यहाँ पे जो x है वो मैग्नीफिकेशन पावर को डिनोट करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज़ द लेंस दैट इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट। दे आर यूजुअली 10x, 40x और 100x। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट को फेस करता है और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है 10x, 40x और 100x होती है। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल स्टेज. इट इज द फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड आर केप्ट. इट हैज अ क्लिप फॉर होल्डिंग द स्लाइड्स एंड मूविंग इट लेफ्ट, राइट, अप और डाउन. जो मैकेनिकल स्टेज होती है वो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं. यहाँ पे क्लिप्स लगे होते हैं जिसकी वजह से स्लाइड को होल्ड किया जाता है और इसकी मूवमेंट जो है वो लेफ्ट, राइट, अप और डाउन हम कर सकते हैं. मिरर, इट इज़ लोकेटेड नियर द बेस एंड डायरेक्ट्स द लाइट थ्रू द माइक्रोस्कोप. द लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल. जो मिरर होता है ये बेस के पास प्रेजेंट होता है और ये लाइट को डायरेक्ट करता है. लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने में हेल्प करती है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आमतौर पे आपने अपनी साइंस लैब में इसको देखा होगा. तो सबसे पहले जो आई पीस है उसमें से हम देखते हैं और इसकी जो पावर होती है 10x या फिर 15x होती है. नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है वो जो भी आपने स्लाइड ली होगी उस पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको ही फेस करेगी और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो 10x, 40x और 100x होती है. नाउ नेक्स्ट इज द स्टेज. बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं और यहाँ पे क्लिप्स प्रेजेंट होते हैं जो स्लाइड को होल्ड करती है. हम इसको लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मिरर. जो मिरर होता है वो माइक्रोस्कोप के बेस के पास प्रेजेंट होता है और ये जो है लाइट को डायरेक्ट करता है जिसकी वजह से जो भी स्लाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी उस पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा वो हमें विजिबल हो जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी लेकिन बहुत समय तक उनकी इस डिस्कवरी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि एक वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप जो थे तब तक बने नहीं थे. नाउ इन 1838 एंड 1839 में स्केल्डन एंड सेचवान ने सेल थ्योरी दी थी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी. द सेल थ्योरी दैट all plants and animals are composed of cells and that cell is the basic unit of life were presented by the two biologists Skaldian and Szechuan. जो सेल थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और जो सेल्स होते हैं they are the basic unit of the life. Cell theory was further expanded by the Rudolf Virchow in 1855.
He suggested that all the cells arise from the pre-existing cells. सेल थ्योरी को बाद में रुडोल्फ वर्च्यूर ने एक्सपेंड किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट करते हैं, डैट मीन्स बाय द मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन. What are the principle of the cell theory? All living organism are composed of one or more cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ऑल द सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स हैं वो अराइज तब होते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है डिवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल नंबर की, शेप की या उनकी साइज की वेरिएशंस पाई जाती है. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ द सेल्स. On the basis of the number of the cells, organisms are divided into two types. One is the multicellular and unicellular. First is the multicellular. Multi means many, cellular means cells. Organisms like the human, plants, animal are made of more than one cell, so they are called the multicellular. Multi का मतलब होता है many, cellular का मतलब होता है cells. ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स जो एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. देयर आर बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स इन देयर बॉडी विच आर वेरी इन शेप एंड साइज एंड आल्सो इन देयर फंक्शन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलियंस या ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी शेप, साइज, यहाँ तक कि इनका फंक्शन भी वेरी कर सकता है. You will be surprised to know that an organism with billions of the cells begin life as a single fertile cell. आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनकी जो लाइफ है वो शुरू होती है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल से. नाउ सेकंड वन इज द यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल्स. ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम are made up of the single cell, so they are called as the unicellular organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन लाइक द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने सारे नेसेसरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो या उसकी ग्रोथ हो, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी उसी सिंगल सेल में ही होता है. दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम. नाउ नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द सेल. द शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इवन इन एन ऑर्गेनिज्म शेप ऑफ सेल्स कैन वेरी. जो सेल्स की शेप होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, यहाँ तक कि एक ही ऑर्गेनिज्म में भी शेप डिफरेंट हो सकती है. फर्स्ट इज द राउंड शेप्ड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस आर स्फेरिकल इन शेप. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसीज. जो ह्यूमन बींग्स में आरबीसीज होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. सेकेंड इज द इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड. मसल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल इन शेप. मसल सेल जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और स्पिंडल शेप में होते हैं. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल. थर्ड वन इज द लॉन्ग एंड ब्रांच्ड शेप्ड सेल. नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड हैव ब्रांच्ड. जो नर्व सेल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ब्रांच्ड सेल्स होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल. नेक्स्ट इज द इरेगुलर शेप. White blood cells, WBCs in human and amoeba has irregular shape of cells. White blood cells in human beings and amoeba, इनकी जो शेप होती है वो irregular होती है. These do not have a definite shape. इनकी कोई भी एक definite shape नहीं होती है. Their cells have the ability to change their shape. इनकी cells में ability होती है कि वो अपनी shape को change कर सकती है. Now, in case of amoeba keeps on changing its shape by producing the various projection across its cell surface.
दीज आर कॉल्ड द सीडोपोडिया। जो अमीबा होता है वो कंटिन्यूसली में अपनी शेप को चेंज करता रहता है। वो बहुत सारी प्रोजेक्शंस जो हैं अपने सेल सरफेस से अराइज करता है या प्रोड्यूस करता है। इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड। दीज प्रोजेक्शंस हेल्प अमीबा इन फीडिंग एंड मूविंग। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं वो अमीबा को फीड करने के लिए और मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सीडोपोडिया अराइज हो गए हैं। यहाँ पे एक फूड वैक्यूल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और ये सीडोपोडिया की हेल्प से इसको एनगल्फ करने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ द सेल्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। अब आपको पता है जो सेल्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन सेल्स का भी साइज जो है वेरी कर सकता है। ये बहुत ही स्मॉल हो सकते हैं, इसी मीटर के 1 मिलियंथ के बराबर भी हो सकते हैं या फिर इतने बड़े हो सकते हैं कि फ्यू सेंटीमीटर तक भी जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट सीन बाय द नेक्ड आइज। टू सी दैम वी नीड माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम जितने भी सेल्स होते हैं सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में और वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। द साइज ऑफ द सेल इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी सेल्स का साइज होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। सिर्फ सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो साइज होता है सेल्स का वो बहुत ही स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। सेल के साइज को मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर यूनिट का यूज करते हैं। साइज के बेस पे सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो पीपीएलओ होता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ओवम है और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो सेरेबेलम ग्रैनुल सेल्स हैं और आरबीसी जो है वो भी 5 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ द 2 टाइप। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के सेल्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है, उसी तरह से सेल का जो कंट्रोलर होता है वो न्यूक्लियस होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। नाउ फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल्स इन विच देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and the nuclear material is present without a nuclear membrane are called prokaryotic cell. The example of the prokaryotic cell include the bacteria and the blue-green algae. These organisms are known as the prokaryotes. Prokaryotic cells वो cells होते हैं जिसमें एक well defined nucleus present नहीं होता है। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो ऐसे ही स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर और किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड अप नहीं होता है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और इनका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही सेल में स्कैटर्ड है, किसी भी पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन में बाउंड अप नहीं है। सो डैट दीज बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक cells. One is the eukaryotic cell. The cell in which a well-defined nucleus is present are called the eukaryotic cells. The example including all the organism except the prokaryotes. These organisms are known as the eukaryotes. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में बाउंड अप होगा, जैसे कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख रहे हैं। हियर इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में बाउंड अप है। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी एक मेम्ब्रेन में बाउंड अप है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूकैरियोट्स जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल, इट्स डिस्कवरी, सेल थ्योरी एंड organism divide on the basis of the number of cell, shape, size and the types of the cells. In next video we will discuss about the cell and its cell organelles.
I hope this video will help you to understand the chapter 8 cell structure and function. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.